हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की वन शॉट क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की वन शॉट क्लासेस, जिसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट को इस क्लास में पूरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका स्टूडेंट जो अप्लाइड मैकेनिक्स है वो आपके बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और इसका जो कोड है वो BME 401 है। ठीक है, तो आपको हमेशा कोड भी स्टूडेंट आपको याद रखना है अपने सब्जेक्ट कोड, जिसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी सब्जेक्ट कोड्स के रिगार्डिंग आपका जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूंगा EK2 के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका जो कोड है BME 401 है। ओके, और इसी के ही अकॉर्डिंग हमने क्या करा है यहाँ पे स्टूडेंट, हमने अप्लाइड मैकेनिक्स है और साथ ही साथ आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इन सभी के जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वीडियोस वगैरह हैं, लेक्चर हैं, वो हमारे स्टूडेंट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन या फिर कोर्स को परचेस नहीं किया है तो प्लीज कोर्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियोस वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ आपको वहाँ पे PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और आप सभी के एग्जाम आ ही चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे अपने वन शॉट वीडियोस के बारे में, जिसमें यूनिट नंबर एक के मतलब हर एक यूनिट को एक क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका एक रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट बढ़ते अपने क्लास की तरफ। फर्स्टली यहाँ अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारे एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जैसे कि हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में, जिसमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये हमारी साइकिल होती हैं। इनको किस तरीके से इनकी इफिशियंसी को फाइंड आउट किया जाता है और उन्हीं उन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। ठीक है, तो देखो पहले हमने डिस्कस किया था अपना, लास्ट हमारा थर्ड सेमेस्टर में था थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक के बारे में। और वहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि इंजन क्या होता है, किस तरीके टाइप के हमारे इंजन होते हैं, किस तरीके से हमारी वर्किंग होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो हमारे डेरिवेशन या फिर कह सकते हैं कि हम ऑटो साइकिल की या डीजल साइकिल की इफिशियंसी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंजन होता क्या है और इंजन की वर्किंग क्या क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट हीट इंजन के बारे में, तो हीट इंजन आप सब लोग जानते हैं कि हीट इंजन एक हमारा डिवाइस होता है जो एक हमारी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into heat energy and heat energy convert into the mechanical energy, that is called the heat engine. On the basis of the combustion, that is called the two types of the heat engine, that is the internal combustion engine or external combustion engine. Internal combustion engine are those engine where fuel is combust inside the cylinder, that is called the internal combustion engine. And we can explain about the external combustion engine, that is the external combustion engine are those engine where fuel is combust या फिर इग्नाइट आउटसाइड द इंजन, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, इन द सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूंगा कि इंजन के अंदर अगर हम फ्यूल का कंबस्ट कराते हैं तो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, और यदि हम फ्यूल का कंबशन स्टूडेंट इंजन से बाहर की तरफ कराते हैं तो हमारे एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन जैसे कि हमारा पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, गैस इंजन होता है, ये हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पहले के टाइम में हमारा स्टीम इंजन हमारे यूज होते थे, जो एक तरीके से एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते थे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इंटरनल कंबशन इंजन की, जैसे कि और हमारा पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, इनकी वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बात करूंगा पेट्रोल इंजन के बारे में या फिर डीजल इंजन के बारे में, दोनों ही हमारे स्टूडेंट स्ट्रोक के बेस पर हमारे दो टाइप्स के हमारे होते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, 4 स्ट्रोक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। देखो 4 स्ट्रोक इंजन वो इंजन होते हैं जिसमें हमारे 4 स्ट्रोक में एक साइकिल हमको मिल पाती है, या फिर कह सकते हैं कि अगर मैं कोई एक इनपुट दूं और उस इनपुट का जो मुझको आउटपुट मिले वो एक फॉर प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर मिलता है।
जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे 4 स्ट्रोक हमारी, या पेट्रोल इंजन की मैं बात करता हूँ तो पेट्रोल इंजन के हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं, डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर हमारा स्टूडेंट कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। मतलब उसको पावर, फर्स्ट हमारा सक्शन, कंप्रेशन, और उसके बाद हमारा क्या होता है, पावर स्ट्रोक होता है, लास्ट हमारा होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंशन या फिर कह सकते हैं उसको मतलब पावर स्ट्रोक कह सकते हैं, या फिर उसको एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से जाना जा सकता है। और लास्ट हमारा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, देखो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में हमारा जो फ्यूल होता है वो हमारे इंजन के अंदर एंटर करता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर पेट्रोल इंजन के बारे में, तो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर्स होता है वो हमारे इंजन के अंदर एंटर करता है। तो फर्स्ट स्ट्रोक इज सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन fuel and air mixture will be enter in the engine, then the piston will be moved from the top to bottom। ठीक है, टॉप टू बॉटम, एंड क्रैंक शाफ्ट इज द रोटेट 1/2 डिग्री, मतलब 180 डिग्री कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्रैंक क्या होती है, 180 डिग्री हमारी रोटेट करती है, और पिस्टन जो होता है हमारा टीडीसी से बीडीसी तरफ आ जाता है। वो एक तरीके से हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है। उसके बाद हमारा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ जाता है, दोनों ही वॉल्व हमारे ऑफ हो जाते हैं, और वहां पे हमारा जो फ्यूल और हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर्स होता है उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस होने के बाद में उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी फ्यूल को या गैस को कंप्रेस कराते हैं, कंप्रेस करने से उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। तो ड्यू टू द कंप्रेशन दैट इट विल बी इंक्रीज द टेम्परेचर, एंड ड्यू टू द इंक्रीज टेम्परेचर द स्पार्क प्लग इज सेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो स्पार्क प्लग क्या करता है, उस टेम्परेचर को सेंस करता है और वहां पे एक स्पार्क को क्रिएट करता है, और वही स्पार्क हमारा क्या करता है, हमारे कंप्रेस जो फ्यूल होता है उसको बर्न कराने का काम करता है। जैसे ही हमारा स्ट्रेंथ फ्यूल हमारा बर्न होता है तो एक तरीके से हमारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वही हीट एनर्जी क्या करती है, पिस्टन को एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसके कारण हमारा पिस्टन जो होता है वो टीडीसी से बीडीसी तरफ मूव करता है। और इसी स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक भी इसको कहा जाता है। और यही स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलती है, पावर मिलती है। उसके बाद क्या होता है, जब पिस्टन हमारा बीडीसी पर आ जाते हैं, तो जब हम फ्यूल का कंबशन कराते हैं, तो कंबशन करने के अकॉर्डिंग जब किसी भी चीज को या किसी भी सब्सटेंस को हम कंबस्ट कराते हैं या फिर जलाते हैं, इग्नाइट कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, वो एक तरीके से अपना ऐश छोड़ देता है या फिर स्मोक छोड़ देता है। लेकिन अगर बात करूंगा यहाँ पे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन के बारे में, यहाँ पे कोई ऐश हमको वेस्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पे स्मोक हमको मिलता है। और वही स्मोक हम क्या करना होता है, उसको इंजन से एडजस्ट कराना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम नए सेकंड साइकिल वहां पे स्टूडेंट ऑपरेट करा सकें। तो अपने जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उनको इंजन से एग्जिट कराने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 4 स्ट्रोक, जिसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन हमारा जो होता है वो बीडीसी से टीडीसी तरफ जाता है, जिसकी एग्जॉस्ट वॉल्व हमारा ओपन हो जाता है, और इंजन के अंदर जितना भी हमारा स्मोक वगैरह जो भी एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं वो एग्जॉस्ट वॉल्व के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ चली जाती हैं, और उसके बाद हमारा इंजन एक तरीके से फ्रेश इंजन हमारा हो जाता है, और सेकंड साइकिल को हम अच्छे से वहां पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पेट्रोल इंजन क्या करता है, वर्किंग करता है। 4 स्ट्रोक हमारे कौन कौन से हो गए वो मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से बात करूंगा डीजल इंजन के बारे में, तो डीजल इंजन में भी हमारा वर्किंग इसी तरीके से होती है, बट लेकिन वहां पे क्या होता है, हमारा केवल फ्रेश एयर हमारा इंजन के अंदर एंटर करती है, लेकिन वहां पे स्पार्क प्लग की जगह वहां पे एक हमारा लगा होता है क्या, इंजेक्टर, जो क्या करता है हमारे डीजल को इंजेक्ट कराने का काम करता है। वर्किंग दोनों की सेम होती है, बस आपको थोड़ा सा इतना डिफरेंस यहाँ पर आपको रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्टैंड ऑटो साइकिल, जैसे बात कर सकते हैं ऑटो साइकिल के बारे में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। एयर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक मतलब हवा के द्वारा एक हवा का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑटो साइकिल के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो ऑटो साइकिल को हम स्टूडेंट पेट्रोल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, फिर कह सकते हैं इसको पेट्रोल इंजन में हम क्या करते हैं, ऑटो साइकिल का यूज करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी कितनी आती है, या फिर बात करेंगे डीजल इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, उन दोनों के डेरिवेशन को यहाँ पर ड्राइव करेंगे। और इसमें से 100% या तो आपका पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन 100% एक डेरिवेशन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, या तो पेट्रोल का पूछ लेता है या फिर डीजल का पूछ लेता है। दोनों ही डेरिवेशन को आपको अच्छे तरीके से करना है। साथ ही साथ कभी मैक्सिमम बात कर सकते हैं 40 से 50% आपका डुअल साइकिल का भी इफिशियंसी पूछ लेता है एग्जाम में। तो मोस्टली आपको यहाँ पे प्रीफर्ड करना है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन के बारे में। और आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है तो डुअल साइकिल के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल एक हमारा पेट्रोल इंजन में यूज होने वाली साइकिल होती है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक होने के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने अभी बात करा, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे अपनी एयर स्टैंडर्ड साइकिल या फिर कह सकते हैं ऑटो साइकिल का
यहाँ पे हम अपना किस तरीके से इफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीवी और टीएस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पीवी और टीएस डायग्राम को किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज कंडीशन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीवी एंड टीएस डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा पीवी एंड टीएस डायग्राम, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको केवल पीवी और टीएस डायग्राम को ही देखता है कि उसने किस तरीके से इसको बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से बना देते हैं तो मोस्टली आप सब लोग डेरिवेशन को भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखो दोनों दोनों में ज्यादा इसको रटना नहीं है, केवल समझना है यहाँ पर किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले मैंने आपको वर्किंग बता दी किस तरीके से हमारी वर्किंग होती है, बस उसी के बेस पर यहाँ पे हमारा पीवी और टीएस डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम। तो यहाँ पे पीवीटीएस डायग्राम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम कर्व यहाँ पे बोलते हैं। दिस इज द वी, तो पीवी मतलब पी इज द प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम। ओके, इधर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर एंड दिस इज द एंट्रोपी। टीएस डायग्राम बोलते हैं टेम्परेचर और एंट्रोपी। देखो प्रेशर आप सब लोग जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम आप सब लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, और आपका टेम्परेचर आप सब लोग जानते हैं, और एंट्रोपी भी आप सब लोग जानते हैं। कि जब हम किसी भी मटेरियल में या फिर जब हम किसी भी सब्सटेंस को कोई भी हीट देते हैं तो वहां पे जो होती है उसकी एंट्रोपी वो हमारी वेरी करती है, ठीक है, वेरी करती है। अगर किसी कोई भी सिस्टम को अगर वहां पे अगर किसी भी सिस्टम से हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो वहां पे उसकी एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे कि हम एडियाबैटिक सिस्टम बोल सकते हैं, कोई भी हमारा एडियाबैटिक सिस्टम है तो वहां पे उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। कि ऐसा सिस्टम ना तो वो हीट को ले रहा है ना हीट को वो ट्रांसफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में हीट एक तरीके से वहां पे हमारी वेरी नहीं कर रही है, तो वहां पे हमारी जो एंट्रोपी होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। और हमेशा जो एंट्रोपी होती है इट विल बी डिपेंड ऑन द हीट ट्रांसफॉर्मेशन। जहां पे भी हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां पे हमारी एंट्रोपी वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट यहाँ पे, कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम स्टूडेंट यहाँ पे एक 0 से 1, दिस इज द, हम यहाँ पे फ्यूल और हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे एयर होता है वो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, इंजन के अंदर एंटर कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, दिस इज द सक्शन स्ट्रोक। तो 0 से 1 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्या करते हैं, इंजन के अंदर यहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर एंटर कराते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। भाई हमारा जो पिस्टन इन द सक्शन कंडीशन में मैंने आपको बताया था, पिस्टन हमारा टीडीसी पर होता है, और जैसे ही वॉल्व के अकॉर्डिंग हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर एंटर करता है तो पिस्टन हमारा नीचे की तरफ मूव करता है और उसके अंदर एक वॉल्यूम को क्रिएट करता है, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ा रहा है, समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी तरफ जाता है, जहां पे कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, मतलब फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है उसको कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेस करने से अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे इसका कर्व इस तरीके से यहाँ पे हमका बनने वाला है, दिस इज द कर्व, ठीक है। ये इस तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक को डिनोट करेगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे स्टूडेंट, दिस इज द, तो ये हमको क्या करेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक इस तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ, ठीक है। तो ये मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, दिस इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद हमारा होता है डेट इज द 1, ये हमारा हो जाएगा 2, फिर हमारा हो जाएगा 3, और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4, इज द 4, ठीक है। इस तरीके से क्या बनता है, हमारी साइकिल बनती है। तो थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको अगर मैं अच्छे तरीके से बनाऊं तो इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसको मैंने बनाया, 0 से 1 से 2 से 3 एंड 4। देखो सबसे पहले हमारा 0 से 1 सक्शन स्ट्रोक था, 1 से 2 हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक था, 2 से 3 हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, पावर स्ट्रोक जो हमारा होता है वहां पे हीट को ऐड किया जाता है, ठीक है, मतलब हीट को क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, उसको ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, फिर हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हमारा होता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा छोटा छोटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट इज द कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट। और ये हमारा क्या हो रहा है, सक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे टीएस डायग्राम के बारे में। तो टीएस डायग्राम में हम देखेंगे यहाँ पर, तो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल एक तरीके की हमारी पेट्रोल इंजन साइकिल हमारी होती है, जिसमें इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल होती है वो हमारी कौन सी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी हमारी होती है। ठीक है, तो इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, हम इसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर यहाँ पे हीट को ऐड किया जा रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को ऐड कर रहे हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से हीट को यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टीएस डायग्राम देखेंगे। तो टीएस डायग्राम देखने में हमारा क्या है, फर्स्ट से टू हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, लेकिन टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे हीट को ऐड कर रहे हैं। और भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी भी सिस्टम में का कोई भी सब्सटेंस में हीट को ऐड करते हो तो वहां पे एंट्रोपी हमारी वेरी करती है। तो एंट्रोपी की वैल्यू हमारे इस तरीके से यहाँ पे वेरी करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या हो रहा है, दैट इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। 3 से 4 हमारे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि हमारा टेम्परेचर थोड़ा रिलीज करता है। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, हमारा रिलीज करेगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे एग्जॉस्ट। ठीक है, तो हमारा जो टीएस डायग्राम होता है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको इस तरीके से बना सकते हैं, दैट इज द 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैं आपको बहुत ही यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मैंने क्लासेस में बेसिकली इसको अच्छे तरीके से समझाया, यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो जैसे कि अभी हमारे पास नए स्टूडेंट अगर जुड़े हुए हैं, अगर आपने अभी तक इसको नहीं समझा है तो यहाँ पे समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि आपको स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड हमारा कंप्रेशन होगा, ये हमारा क्या होगा, हीट यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, और यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। दिस इज द एग्जॉस्ट। ठीक है, ठीक है, दिस इज द एग्जॉस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस एक तरीके से हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। इसमें ना तो हीट को हम लेते हैं ना हीट को यहाँ पे ट्रांसफर होता है। दिस इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे हमारी एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो दोनों ही हमारे टीएस और ये वाले डायग्राम आपको समझ में आ चुके होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। देखो जीरो प्रोसेस के बारे में बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोसेस। तो देखेंगे स्टूडेंट जल्दी जल्दी यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हमें यूनिट नंबर फर्स्ट को पूरे को डिस्कस करना है। तो प्रोसेस फर्स्ट से 2 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, या फिर पहले हम बात करेंगे 0 से 1 की। तो 0 से 1 में हमारा क्या हो रहा है, सक्शन प्रोसेस हो रहा है। सक्शन प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसी से देखकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर बात करेंगे प्रोसेस 1 से 2। तो प्रोसेस 1 से 2 में हमारा क्या हो रहा है, कम एडियाबैट यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। दिस इज द कंप्रेशन प्रोसेस, और इसको हम यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट का कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। इसको कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस 2 से 3 की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या रहे, हीट को ऐड कर रहे हैं, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद हमारा क्या होगा, 3 से 4, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस या एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं, या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, देखो आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, यहाँ पे भी आप लिख लेना आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है 4 से 1, दिस इज द, यहाँ पे क्या होगा, हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
ठीक है, यहाँ पे हीट को हम ऐड कर रहे हैं और हीट को ही ऐड कर रहे हैं किस पे, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इसलिए यहाँ पे ऑटो साइकिल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से भी उसको जाना जा सकता है। ये आपके स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर पूछ सकता है कि हमारा ऑटो साइकिल जो होता है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑटो साइकिल होती है वो एक तरीके से हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर ही हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो इतना आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है वो एक तरीके से हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, और इसके जो प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस कर दिए। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से इस इफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं अगर हमें किसी भी सिस्टम की या किसी भी मशीन की या किसी भी डिवाइस का इफिशिएंसी फाइंड आउट करना होता है तो वहां पे इफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट हमको क्या मिलने वाला है, डेट इज द वर्क डन, एक मैकेनिकल पावर हमको यहाँ पर मिलने वाली जो एक वर्क डन होता है। इनपुट हम क्या करें, यहाँ पे हीट को सप्लाइड करना ही हमारा इनपुट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हीट सप्लाइड के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट सप्लाइड करें किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट सप्लाइड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा कितना, डेट इज द हीट सप्लाई एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एम सी वी। ठीक है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज द सीवी इज द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट सप्लाइड कहां पर कर रहे हैं, 3 से 2 में। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 3 से 2। तो हमेशा आपको यहाँ पे याद रखना है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 3 है और मिनिमम हमारा 2 है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो कितना हो जाएगा T3 माइनस T2, क्योंकि ज्यादा में से हम क्या करते हैं, कम को घटाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा T3 माइनस के T2। कन्फर्म है इतना। अब हम बात करेंगे हीट रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे हीट को रिजेक्ट करें वो भी किस में, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ये हो जाएगा डेट इज द एम सी वी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। और हीट रिजेक्ट हम यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज द 4 से 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, 4 होगा और मिनिमम हमारा 1 होगा। तो T4 में से क्या करेंगे, T1 को माइनस कर देंगे। T4 में से क्या करेंगे, T1 को माइनस कर देंगे, दैट इज द T4 माइनस के T1। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन हमारा कितना होता है, दैट इज द वर्क डन की मैं बात करूंगा, वर्क डन। वर्क डन हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा हीट सप्लाइड माइनस के हीट रिजेक्टेड। तो यहां पे बात करेंगे हीट सप्लाइड हमने कितना किया है, दैट इज द एम सी वी T3 माइनस के T2 माइनस के एम सी वी T4 माइनस के T1, T4 माइनस के T1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये वर्क डन हमारा निकल कर आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, अपने आउटपुट के बारे में, मतलब यहाँ पे इफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी स्टूडेंट इफिशिएंसी हमारी क्या होगी। या फिर हम इसको तो देखो एमसीबी हमारा कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, इसको मैंने बाहर ले लिया, दैट इज द T3 माइनस के T2। ठीक है, T3 माइनस के T2 माइनस के T4 माइनस के T1, T4 माइनस के T1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन फाइंड आउट हो गया। अब हम बात करेंगे इफिशिएंसी ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में। इफिशिएंसी हमारी क्या होगी, यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे, इफिशिएंसी एयर स्टैंडर्ड, इफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज द हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, वर्क डन कितना है, दैट इज द एम सी वी T3 माइनस के T2 माइनस के T4 माइनस के T1। हीट इनपुट हमारा कितना है, दैट इज द हीट इनपुट की मैं बात करूंगा तो हीट सप्लाइड मतलब MCV T3 माइनस के T2, T3 माइनस के T2। इतना क्लियर है। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे आगे की तरफ, इसमें यहाँ पे हमको क्या करना है,
इसको मैंने एक बार इसके नीचे रख दिया और एक बार मैंने इसके नीचे रख दिया, तो यहाँ पे देखो एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू, एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू, तो इसके नीचे रखो तो 1 हमारा आ जाएगा, कट जाएगा 1 माइनस के, यहाँ पे आए बचेगा हमको एम सी वी टी फोर माइनस के टी वन अपॉन एम सी वी टी थ्री माइनस के टी टू। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एम सी वी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कितना, दैट इज द टी फोर माइनस के टी वन अपॉन टी थ्री माइनस के टी टू। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, बट लेकिन हमको इसको आगे और एक्सप्लेन करना होगा बाय द स्टोक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखेंगे आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने का हमारा फंडा केवल यही होगा कि यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको T4 और T1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, T4 और T1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, T4 और T1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से अपनी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे आगे की तरफ। ओके, तो इसको एक क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट। आगे बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, नाउ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कंप्रेशन रेशो के बारे में। कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो हमारा कितना हो रहा है, दैट इज द वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं कंप्रेशन रेशो। तो कंप्रेशन रेशो में बात करूंगा तो वॉल्यूम बेसिकली हमारा यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे हमारा मिनिमम है। भाई वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हमारी कम है, तो कंप्रेशन रेशो दैट इज द V1 अपॉन V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 अपॉन V2। कंप्रेशन रेशो कितना होगा, जिसको हम यहाँ पे RC से डिनोट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा V1 अपॉन V2। ओके, अब हमको क्या करना है, एक्सपेंशन रेशो, एक्सपेंशन रेशो, तो एक्सपेंशन रेशो को RE से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सपेंशन रेशो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे हमारा होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन रेशो यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेंशन हमारा कितना हो रहा है, V3 V4, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है V4 और मिनिमम वॉल्यूम कितना है V3, तो दैट इज द V4 अपॉन V3, दैट इज द V4 अपॉन V3। इतना क्लियर है, V4 अपॉन V3 समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ। नाउ देखेंगे सबसे पहले कंप्रेशन के बारे में। नाउ फॉर द कंप्रेशन स्ट्रोक में बात करेंगे, तो कंप्रेशन में हमारा कितना होगा, दैट इज द T1 अपॉन T2, या फिर हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे तो कंप्रेशन में कितना है 1 से 2, तो हायर टेम्परेचर दैट इज द T2, लोअर टेम्परेचर दैट इज द T1। तो T2 अपॉन T1 बराबर के V1 अपॉन V2, क्योंकि V1 का वॉल्यूम ज्यादा है, V2 का कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पर कि T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस के 1। ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में कि ठीक है, नाउ एंड अब बात करेंगे एक्सपेंशन वाले के बारे में। तो एक्सपेंशन में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला क्या हो रहा है, 3 से 4 हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा 3 से 4 में, 3 से 4 में एक्सपेंशन हो रहा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर T3 है, मिनिमम टेम्परेचर T4 है, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमारा T4 अपॉन T3, तो T3 अपॉन T4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, T3 अपॉन T4 इक्वल्स टू V4 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1, या फिर मैं इसको यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा उल्टा करके लिख सकता हूँ, इसको पलट देता हूँ, दैट इज द T4 अपॉन T3 इक्वल्स टू V3 अपॉन V4, ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, दोनों को पलट दिया मैंने, इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ओके, अब आगे यहाँ पे देखेंगे, सिंस नाउ देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखो वॉल्यूम की मैं बात करूंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे वॉल्यूम इज द कांस्टेंट दैट इज द V3 बार V2, तो यहाँ पे V3 जो है वो V2 के बराबर है, और यहाँ पे V1 जो है वो V4 के बराबर है, V4 के बराबर है, दैट इज द V4 इक्वल्स टू V1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V3 इक्वल्स टू V2, दैट इज द V3 इक्वल्स टू V2 एंड V1 इक्वल्स टू V4। ठीक है, V3 हमारा V2 के बराबर है और V1 हमारा V4 के बराबर है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन में देखेंगे, देखो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे T3 और T4
अपॉन T3 इक्वल्स टू V3 बराबर हमारा कितना है V2 अपॉन V4 बराबर कितना है V1। मैंने यहाँ पर रख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, ठीक है, गामा माइनस 1 हो जाएगा। अभी हमने पीछे क्या देखा था, दैट इज द T4 अपॉन T3 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 हमारा क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट पीछे की तरफ, देखो यहाँ पे यही था। तो यहाँ पे हमारा कंप्रेशन रेशियो है V1 अपॉन V2। कंप्रेशन रेशियो कितना है V1 अपॉन V2, तो मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ V1, तो V2 अपॉन V1 बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन R। ठीक है, V2 अपॉन V1 बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन R। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस के 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेट इज द T4 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो T4 बराबर हो जाएगा हमारा T1 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस के 1। इसको तो यहाँ पे हम, ये हमारा T4 की वैल्यू को निकल गया, T4 की वैल्यू हमारे को निकल गई गामा माइनस के 1। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ये वाला जो हमारा ये वाला था, ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ पर। तो ये वाला, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इसके आगे की तरफ, तो T2 बराबर हमारा हो जाएगा T1, हो जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस के 1, गामा माइनस के 1। तो T2 बराबर हो जाएगा हमारा T1, V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा R की पावर गामा माइनस के 1। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा T2। तो T2 की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, और T4 की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है। ठीक है, T2 की वैल्यू निकल कर आ गई है और हमारी T4 की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो हमको T4 और T1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं T1 की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, तो T1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखेंगे यहाँ पर। तो T1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी T1 बराबर के T2 अपॉन R की पावर गामा माइनस के 1। तो T1 और T2 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, T1 और T4 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 and T4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या निकल कर आई थी, फर्स्ट इक्वेशन थी इफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस के T4 माइनस के T1 अपॉन T3 माइनस के T2, यही थी। ठीक है, T4 माइनस के T1 अपॉन T3 माइनस के T2, T3 माइनस के T2, ये हो जाएगा 1 माइनस T4 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, दैट इज द T1 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस के 1 माइनस T1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, T1 की वैल्यू हमारी T2 और 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन दैट इज द T3 माइनस के T2, T3 माइनस के T2। ठीक है, T3 माइनस के T2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, केवल आपको यहाँ पर देखेंगे दैट इज द इक्वल, आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ से मैंने 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरा T1 माइनस के T2, कितना बचेगा T1 माइनस के T2। एक मिनट, एक मिनट ध्यान देना, देखो यहाँ T3 है, ये T1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये T3 है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, ये T3 है, ये भी हमारा T3 है। तो T3 माइनस T2 अपॉन यहाँ बचेगा हमारा T3 माइनस के T2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज अ कैंसिल आउट। तो यहाँ पे इफिशियंसी बराबर हमको मिलेगी 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस के 1। ठीक है, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। ठीक है, यहाँ पे आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर भी आपको निकालना है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको क्या मिलेगा, देखेंगे यहाँ पर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये मैंने सॉल्व करा रखा है आपको, तो केवल यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज द PM मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल्स टू, ये आपको मिलेगा P1R R की पावर गामा माइनस के 1 RP माइनस के 1 अपॉन
R माइनस वन गामा माइनस के वन। तो दिस इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव मतलब इसके आगे ही इसको ड्राइव किया जाता है, मैंने आपको क्लासेस में करवा रखा है, वो आप वहां पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो बेसिकली इस तरीके से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अपना इफिशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। ओके, इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डीजल साइकिल के बारे में। किसके बारे में? डीजल साइकिल के बारे में। तो देखेंगे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी देखेंगे, बात आगे एक बात करेंगे डीजल, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। तो इसका भी आप एक पीवी और पीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पी एंड वी। ठीक है, तो दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज द एंट्रोपी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, फोर स्ट्रोक हमारे इसी में उसी तरीके से होते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा, डेट इज द, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को ऐड किया जाता है। किसमें? डीजल साइकिल में। ये आपको याद रखना है। तो डीजल साइकिल में क्या करते हैं, हमारे कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को ऐड किया जाता है। तो दिस इज द, यहाँ पे बात कर सकते हैं, डेट इज द 1 से 2 से 3 एंड 4। तो यहाँ पे 1 से 2 हमारा क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। दिस इज द कंप्रेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट को ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट, एक्सपेंशन होगा, एंड दिस इज द एग्जॉस्ट। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हीट को आउट करेंगे, हीट आउट। ठीक है, हीट आउट हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बात करेंगे टीएस डायग्राम के बारे में। तो टीएस डायग्राम में क्या करेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, दैट इज दिस टाइप ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक होगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीट को ऐड करेंगे। तो बेसिकली वो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ठीक है, दिस इज द प्रोसेस 1 से 2 से 3 से 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टीएस डायग्राम हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट को ऐड करेंगे, दैट इज द हीट ऐड होगी हमारी, और यहाँ पे हीट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, और ये हमारा एक्सपेंशन। ठीक है, इन दिस केस आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं एट द कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इसलिए हम इस वाली साइकिल को बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। किसके नाम से? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से, इसमें फिर आगे की तरफ देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस हमको यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं। तो प्रोसेस मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस 1 से 2 अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, कंप्रेशन प्रोसेस, या फिर इसको आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के नाम से इसको जानेंगे। देखो आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे 1 से 2, तो एंट्रोपी डेट इज द S1 S2 डेट विल बी कांस्टेंट। तो प्रोसेस 1 से 2 में क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, और प्रोसेस 3 से 4 में भी हमारी क्या होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे हमारा प्रेशर वॉल्यूम जो होगा V1 डेट विल बी इक्वल्स टू V4 होगा। वॉल्यूम क्या होगा, V1 बराबर के V4। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेशर जो होगा डेट इज P3 बराबर के P2 होगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने हीट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
प्रोसेस बात करेंगे प्रोसेस 2 से 3 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रोसेस 3 से 4 की मैं बात करूंगा। प्रोसेस 3 से 4 में क्या हो रहा है? प्रोसेस 3 से 4 में हमारा हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस 4 से 1 में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या कर रहे हैं? हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 4 प्रोसेस यहाँ पे स्टूडेंट आपको इस तरीके से लिखने हैं। फिर हम क्या करेंगे? इसकी इफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले क्या होगा? हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड हमको कितना मिल जाएगा? डेट इज द एम सी पी, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को सप्लाई कर रहे हैं। और किस पे होगा वो? 1 से 2 और 2 से 3, दैट इज द T3 माइनस के T2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? T3 माइनस के T2। इसी तरीके से बात करेंगे हीट रिजेक्टेड के बारे में। हीट रिजेक्ट हमारा हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो MCV आएगा। और किस पे होगा? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, तो T4 माइनस के T1, T4 माइनस के T1 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन की मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट। वर्क डन यहाँ पे मिलेगा हमको हीट सप्लाइड माइनस के हीट रिजेक्टेड। ठीक है, हीट सप्लाइड माइनस के हीट रिजेक्टेड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे। हीट सप्लाइड कितना हुआ है? MCP, MCP T3 माइनस के T2 माइनस MCV T4 माइनस के T1। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे इफिशियंसी के बारे में। एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल की जो इफिशियंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नेट वर्क डन हमारा कितना मिल जाएगा? डेट इज द MCP T3 माइनस के T2 MCV T4 माइनस के T1। और हीट सप्लाइड हमको कितनी मिल जाएगी? डेट इज द MCP T3 माइनस के T2। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये, एक बार मैं इसको नीचे रखूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेट इज द 1 माइनस, यहाँ पे हमको कितना मिलेगा? MCV T4 माइनस के T1 अपॉन MCP T3 माइनस के T2। तो M से M और कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस के T4 माइनस के T1 और CP T3 माइनस के T2। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द डीजल। ये क्या होगा? हमारा डीजल की इफिशियंसी हमारी होगी। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे आप स्टूडेंट कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो, तो कंप्रेशन रेशो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। डेट इज द R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V1 अपॉन V2, जैसे पीछे हमने देखा था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? देखेंगे कट ऑफ रेशो के बारे में। कट ऑफ रेशो, जिसको हम यहाँ पे रो से डिनोट किया जाता है। किससे? रो से। कट ऑफ रेशो होता है जहां पे हम क्या करते हैं? हीट को ऐड करते हैं। तो हीट को ऐड कर रहे हैं किसमें? 3 से 2 में। ठीक है, 3 से 2 में। तो वॉल्यूम जो हमारा ज्यादा होगा,
या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कट ऑफ रेशियो का जो वॉल्यूम होगा ज्यादा वो कितना होगा, तो वॉल्यूम हीट ऐड कर रहे हैं 3 से 2 में, तो वॉल्यूम हमारा कहाँ पर 3 का ज्यादा होगा 2 का कम होगा, तो V3 अपॉन V2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा V3 अपॉन V2, V3 अपॉन V2। इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ जिसमें देखेंगे कंप्रेशन प्रोसेस में। तो नाउ कंप्रेशन प्रोसेस में कितना हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस के 1। कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा गामा माइनस के 1। ठीक है, जहां पे हम बात कर सकते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की कितना है R, तो R की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा, और T2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी T1 R की पावर गामा माइनस के 1। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है। इसी के साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ। अब बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, देखेंगे अपने हीट एडिशन के बारे में। तो प्रोसेस जो हमारा सेकंड है मतलब 2 से 3 जिसमें हम क्या करें हीट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हीट को ऐड तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2 भी हो जाएगा हमारा V3 अपॉन V2। कितना हो जाएगा V3 अपॉन V2, और V3 अपॉन V2 हमारा कितना है, V3 अपॉन V2 हमारा कितना है रो, कितना है स्टूडेंट हमारा रो की पावर रो है, ये हो जाएगा हमारा T3 अपॉन T2 इक्वल्स टू रो। कितना हो जाएगा इक्वल्स टू रो, T3 बराबर हो जाएगा हमारा T2 रो, और T2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है T1 रो की पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा T3 बराबर के T1 R की पावर गामा माइनस के 1 इंटू रो। तो T3 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन स्ट्रोक के बारे में। किसके बारे में, एक्सपेंशन स्ट्रोक के बारे में। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक्सपेंशन स्ट्रोक कितना होगा, तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में कितना होता है स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर। एक्सपेंशन स्ट्रोक में हमारा कितना होगा, ये वाला एक्सपेंशन स्ट्रोक है, तो एक्सपेंशन ये, तो T3 अपॉन T4 दैट विल बी इक्वल्स टू V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा नेक्स्ट T3 अपॉन T4 इक्वल्स टू V4 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, V4 अपॉन V3, देखो यहाँ पे साथ देखेंगे V4 अपॉन V3। अभी मैंने आपको पीछे बताया था V4 बराबर जो है V4 बराबर V1 है, तो यहाँ पे मैंने V1 लिख दिया, V4 की जगह क्या लिख दिया V1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेट इज द V1 अपॉन V3 में लिख सकता हूँ। ठीक है, V4 बराबर कितना है, क्योंकि V4 बराबर कितना है V1। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट, दैट इज द V1 अपॉन V3 इंटू V2 अपॉन V2, V2 अपॉन V2 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक बार तो V1 अपॉन V2 लिख दिया, और एक बार मैंने V2 अपॉन V3 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो देखेंगे V1 अपॉन V2, तो V1 अपॉन V2 कितना है R। ठीक है, R मल्टीप्लाई V2 अपॉन V3 का अपोजिट कर देंगे तो 1 अपॉन रो हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट दैट इज द V4 अपॉन V3 बराबर कितना है R अपॉन रो है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नाउ चलो इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकंड मान लो, तो सेकंड इक्वेशन मान लो। नाउ इक्वेशन सेकंड हमारी कितनी हो जाएगी T3 अपॉन T4 इक्वल्स टू R अपॉन रो की पावर गामा माइनस के 1। तो ये हो जाएगा हमारा T3 बराबर के T4 R अपॉन रो की पावर गामा माइनस के 1। तो यहाँ से T3 की वैल्यू हमको मिल गई है, और T3 की वैल्यू हमको यहाँ पर एक और मिली थी, दैट इज द T1 R की पावर गामा माइनस के 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है, तो अगर मैं T3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा तो कितनी आ जाएगा, T3 की वैल्यू दे रखी है हमको T1 R की पावर गामा माइनस के 1 इंटू के रो बराबर T4। इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा R की पावर गामा माइनस के 1 और अपॉन रो की पावर गामा माइनस के 1। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे T4 बराबर हमको यहाँ मिलेगा कितना T1 रो की पावर गामा माइनस के 1 इंटू के रो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको देखेंगे और आगे की तरफ, तो T4 बराबर हमको मिल जाएगा T1 रो की पावर गामा, क्योंकि रो की पावर रो की पावर माइनस 1 रो की पावर प्लस के 1 ये कैंसिल हो जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो T4 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, कितनी मिल गई है, T4 की वैल्यू हमारा मिल गया T1 रो की पावर गामा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट T2 T3 T4 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो T4
T2 और T3 की वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, मतलब फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दैट इज द T4 T3 और T2 तीनों की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 T3 एंड T4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमारा कितना आएगा, दैट इज द इफिशिएंसी, कितना था 1 माइनस सी, सी वी था, सीपी था, सीवी था, सीवी T4 माइनस के T1 अपॉन सीपी T3 माइनस के T2, T3 माइनस के T2, T3 माइनस के T2, T4 माइनस के T1। ठीक है, बस आपको यहाँ क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, तो 1 माइनस सीवी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सॉरी सीवी तो हमारा ऐसे ही रहेगा। T2 T4 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखो T4 की वैल्यू है T1 रो की पावर रो, तो यहाँ आ जाएगा T1 रो की पावर गामा, T1 रो की पावर गामा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में अपॉन सीपी। T3 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, T3 की वैल्यू है T1 आर की पावर गामा माइनस 1, T1 आर की पावर गामा माइनस के 1 इंटू, फिर हमारा रो, यहाँ पे क्या है हमारा रो है। ठीक है, माइनस के T2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, T2 की वैल्यू को देखेंगे तो हमारी कितनी आई है, T1 आर की पावर गामा माइनस 1, T1 आर की पावर गामा माइनस 1, T1 आर की पावर गामा माइनस के 1। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्टूडेंट, दैट इज द 1 माइनस सी वी T1 रो की पावर गामा अपॉन सीपी। अब देखो यहाँ पे T1 और T1 आर की पावर गामा माइनस 1, आर की पावर गामा माइनस 1 कॉमन है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा सीपी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा T1 और आर की पावर गामा माइनस के 1, अंदर बचेगा मुझको रो माइनस के 1। अब ध्यान देंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हमारा जो गामा होता है डेट विल इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी, तो सीपी अपॉन सीवी डेट विल बी इक्वल टू कितना होता है, गामा हमारा होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज द, ध्यान देंगे 1 माइनस सीवी अपॉन सीपी है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन गामा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ डेट इज द 1 अपॉन गामा T1 आर की पावर गामा माइनस के 1। ठीक है, और यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ मिलेगा कितना, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, T1 रो की पावर गामा, और यहाँ पे हो जाएगा रो माइनस के 1। T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस रो की पावर गामा अपॉन अपॉन ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर गामा इंटू आर की पावर गामा माइनस के 1 रो माइनस के 1। ठीक है, रो माइनस के 1। ठीक है, अरे हाँ, इसमें पीछे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये वाला मतलब सीवी तो ये था, T4 की वैल्यू हमने T1 माइनस के गामा की पावर हुई, T1 रखना भूल ही गए यहाँ पर, T1 रखना भूल गए, माइनस के 1 होगा यहाँ पर, सॉरी T1 माइनस के T1, तो यहाँ से मैं T1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हमको कितना बचेगा, माइनस के T1। ये प्रॉब्लम्स साथ रहती है तो उसको ध्यान देना। ठीक है, माइनस के T1, तो यहाँ से मैंने रो 1 कॉमन ले लिया, सॉरी T1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रो 1 माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, रो 1 माइनस के 1 समझ में आ गया, तो बस ये हमारा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई है। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस रो की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा रो की पावर गामा माइनस के 1 रो माइनस के 1। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। ठीक है, ये हमारी क्या है, डीजल साइकिल की यहाँ पर एफिशिएंसी निकल कर आ चुकी है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से मीन इफेक्टिव प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे, और मीन इफेक्टिव प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, और मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा क्या आएगा यहाँ पर देखेंगे।
मीन इफेक्टिव प्रेशर को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो मैंने आपको क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो प्लीज क्लास में जाकर देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा निकल कर आएगा यहाँ पर कितना, दैट इज द P1R P1R गामा रो -1 रो माइनस के 1 माइनस R की पावर माइनस गामा +1 ठीक है, R की पावर माइनस गामा +1 दैट इज द रो की पावर गामा -1 अपॉन अपॉन में आपको मिलेगा गामा -1 और R -1, ठीक है। दिस इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, दिस इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। ये हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर है और इधर हमारा निकल कर आ गया इफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो साइकिल का किस तरीके से एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही साथ हमारा होता है डुअल साइकिल। एक क्या होता है हमारा डुअल साइकिल, तो डुअल साइकिल में इस तरीके से बता देता हूँ केवल आपको डुअल साइकिल का किस तरीके से पीवी एंड टीएस डायग्राम बनेगा। तो डुअल साइकिल में देखेंगे, डुअल साइकिल इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑटो प्लस डीजल साइकिल, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो एंड डीजल साइकिल, ऑटो एंड डीजल साइकिल। तो देखेंगे स्टूडेंट इसका जो हमारा इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम किस तरीके से हमारा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये कॉम्बिनेशन होता है ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल का, तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पर यहाँ पे हीट को ऐड किया जाता है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हीट को ऐड किया जाता है। उसके बाद हमारा एक्सपेंशन होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा। इस तरीके से इसको यहाँ पर बनाया जा सकता है। दैट इज द 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 से 2 अगर मैं बात करूंगा तो 1 से 2 में क्या हो रहा है हमारा स्टूडेंट, एक्सपेंशन हो सॉरी कंप्रेशन होगा। यहाँ पे हम हीट को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम हीट को ऐड करेंगे, ये हमारा एक्सपेंशन होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट को रिजेक्ट करेंगे, दैट इज द हीट आउट। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डुअल साइकिल यहाँ पर बोला जाता है। और ठीक है, तो डुअल साइकिल का इस तरीके से आप इसका पीवी डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं, और टीएस डायग्राम भी देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। टीएस डायग्राम, तो टीएस डायग्राम क्या करेगा, कंप्रेशन प्रोसेस, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर दोबारा कंप्रेशन वॉल्यूम पे हीट को ऐड किया जा रहा है, फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, और फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे बना, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा हमारा इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो दैट इज द 1 से 2 हमारा कंप्रेशन है, यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं 2 से 3 में, 3 से 4 में भी हीट ऐड कर रहे हैं, और यहाँ से 4 से 5 में एक्सपेंशन होगा, और 5 से 1 में हमारा क्या होगा, हीट को रिजेक्ट किया, ठीक है। इतना क्लियर है। तो पीवी ये हमारा क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड दैट इज द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ओके, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे इसका जो इफिशियंसी निकल के आता है मैं आपको बता देता हूँ, इफिशियंसी ऑफ द डुअल साइकिल। तो डुअल साइकिल की जो इफिशियंसी आती है वो हमारी कितनी आती है स्टूडेंट, तो डुअल साइकिल की जो इफिशियंसी होती है वो होती है स्टूडेंट 1 माइनस आरपी रो की पावर गामा -1 अपॉन आर की पावर गामा -1, आर की पावर गामा -1 आरपी -1 आरपी -1 प्लस के गामा आरपी रो -1। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द डुअल साइकिल। ये हमारी क्या होती है, डुअल साइकिल की इफिशियंसी को निकल कर आती है, ठीक है। तो आरपी रो की पावर गामा -1 अपॉन आर गामा -1 आरपी -1 प्लस के गामा आरपी रो -1, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द डुअल साइकिल। साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट हमारे तीनों ही हमारा डुअल साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल
ठीक है, तीनों का हमारा यहाँ पर एफिशिएंसी मैंने आपको फाइंड आउट कर दी है और इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। ओके, अब यहीं पर आपको स्टूडेंट ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल और डुअल साइकिल के बेस पर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं, जैसे जिस तरीके से मैंने अभी आपको डेरिवेशन आपको समझाए हैं, किस तरीके से मैंने एफिशिएंसी को फाइंड आउट किया है, सेम टू सेम वही प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूमेरिकल को फाइंड आउट किया जाएगा, जिसमें कि हम यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रेशर रेशियो की वैल्यू को, कट ऑफ रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, T3 का टेम्परेचर किस तरीके से निकालेंगे, T4 का टेम्परेचर किस तरीके से निकालेंगे, सेम टू सेम जैसे अभी मैंने आपको डेरिवेशन कराया है, सेम टू सेम इसी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप डेरिवेशन समझ चुके होंगे तो आई होप आप न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे उसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो सबसे पहले बात करेंगे, मैंने आपको बताया था ऑटो साइकिल में हमारा एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर हमारा इंजन के अंदर एंटर करता है, लेकिन डीजल साइकिल में केवल फ्रेश एयर हमारी एंटर करती है। ऑटो साइकिल के अगर ऑटो इंजन बताइए, ऑटो इंजन और डीजल इंजन के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, तो पेट्रोल इंजन में हमारा कार्बोरेटर लगा होता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं लगा होता है। ये हमारे डीजल और पेट्रोल इंजन का डिफरेंस है। लेकिन ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि हीट इज एडिशन इन सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि ऑटो साइकिल जो होता है वो हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है, और जो हमारा डीजल साइकिल होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा वर्क करता है, मतलब इसलिए हम इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं, और ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। लेकिन ऑटो साइकिल में हमारा जो हीट को ऐड करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं, और डीजल साइकिल में जो हमारा हीट एडिशन होता है उसको कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो वेरी फ्रॉम 6 to 10। यहाँ पे जो ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो होता है वो 6 से 10 तक हमारा होता है, लेकिन डीजल साइकिल में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो हमारा 14 से 22 तक हमारा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल पा रहा है कि जो हमारा डीजल साइकिल होता है उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑटो साइकिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑटो साइकिल की जो इफिशियंसी होती है, मतलब हाई इफिशियंसी एट सेम कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, सेम कंप्रेशन रेशियो पर हमारी इसकी इफिशियंसी कैसी होती है, हाई होती है, लेकिन लो इफिशियंसी एट सेम कंप्रेशन रेशियो। यहाँ पे अगर इसका कंप्रेशन रेशियो सेम होगा तो वहां पे इसका लो इफिशियंसी कैसी होती है, लो होती है। पेट्रोल इंजन वर्क ऑन द ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल में हमारा पेट्रोल इंजन वर्क करता है, और डीजल साइकिल में हमारा डीजल इंजन वर्क करता है। यहाँ पे ऑटो साइकिल में स्पार्क प्लग की हमको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर इंसर्ट फ्रॉम इनलेट वॉल्व, इनलेट वॉल्व में हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर एंटर करता है, और यहाँ पे केवल ओनली फ्रेश एयर हमारा क्या करता है, इंजन के अंदर एंटर करती है। आफ्टर जनरेटिंग स्पार्क कंबशन टेक प्लेस, यहाँ पे जनरेटिंग जब हमारा स्पार्क जनरेट होता है उसके बाद हमारा कंबशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और कंबशन टेक प्लेस ड्यू टू द हॉट एयर एंड फ्यूल रिसीव फ्रॉम फ्यूल इंजेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कंबशन कब होता है कि जब हमारी एयर काफी ज्यादा हीटेड हो जाती है, उसके बाद हमारा जो फ्यूल होता है हम उस फ्यूल को अपने एयर हॉट एयर पर स्ट्राइक कराते हैं, तो वहां पे हमारा कंबशन स्टार्ट होता है। इन कंप्रेशन स्ट्रोक एयर फ्यूल इज कंप्रेस, तो इन कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या करते हैं, एयर और फ्यूल को दोनों को कंप्रेस किया जाता है। लेकिन डीजल साइकिल में हम केवल क्या करते हैं, अपना यहाँ पर एयर को कंप्रेस करते हैं, ना कि फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, फ्यूल इज इंसर्टेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो सक्शन स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमारा आता है, लेकिन डीजल साइकिल में हमारा जो फ्यूल होता है वो इंजेक्टर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर आता है। ठीक है, तो फ्यूल इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड हो जाता है तब हम यहाँ पे क्या कराते हैं, फ्यूल को इंसर्ट कराते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्यूल जो इंसर्ट होता है वो हमारा सक्शन स्ट्रोक के इंसर्ट ही हमारा हो जाता है। नो नीड ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बिकॉज स्पार्क स्टार्ट द कंबसन, यहाँ पे हमको कोई भी हाई प्रेशर की नीड नहीं होती है, ना ही टेम्परेचर की नीड होती है, क्योंकि स्पार्क स्टार्ट हो जाता है कंबशन के अकॉर्डिंग ही। यहाँ पे हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एट स्टार्ट कंबशन व्हेन फ्यूल इज इंजेक्टेड। डीजल इंजन में या फिर कह सकते हैं डीजल साइकिल में हमको स्टूडेंट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का आवश्यकता होता है, जिसके बाद ही हमारा क्या होता है, फ्यूल हमारा कंप्रेस होता है। ठीक है, या फ्यूल हमारा कंबशन होता है। लो कंप्रेशन रेशो होता है, इसका मतलब ऑटो साइकिल का हमारा कंप्रेशन रेशो लो होता है, लेकिन हमारा जो डीजल साइकिल होती है उसका कंप्रेशन रेशो हमारा हाई होता है। ठीक है, तो पेपर में पूछ सकता है कि हमारा ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या डुअल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, उसको आपको यहाँ पे क्लियर करना है। साथ ही साथ बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टर्बो चार्जर के बारे में। ठीक है, बात व्हाट इज द टर्बो चार्जर। तुमको समझना है कि टर्बो चार्जर है क्या, तो उसके नाम से हमको पता चल रहा है टर्बो।
चार्जर, चार्जर, ठीक है, टर्बो चार्जर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूंगा डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन में हमारा जो चार्ज होता है वो एक तरीके से हमारा फ्यूल होता है या फिर एयर का मिक्सचर्स, दैट इज द फ्यूल, हमारा एक तरीके से चार्ज होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, और यहाँ पे टर्बो का मतलब होता है एक तरीके से टरबाइन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले हमने यूज किया अपना पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जिसमें हम नॉर्मली बाय द नेचुरली तरीके से हमारा फ्यूल का सप्लाई कर रहे थे। लेकिन अगर हम इंजन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल की सप्लाई दूंगा तो वहां पे इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है, मतलब इंजन जो होगा वो हमको ज्यादा पावर देने लगेगा। मतलब अगर हम बात कर सकते हैं, अगर कोई भी ह्यूमन है, अगर वो दौड़ लगा रहा है, अगर मैं उसको ज्यादा एक्स्ट्रा खाने को दूं, मतलब जैसे दूध मेवा वगैरह उसको ज्यादा खाने के लिए अच्छा खाने को लिए दूं, तो काफी देर तक वो दौड़ सकता है। यदि एक कोई बंदा है जिसको मैंने 2 दिन से खाना ही नहीं दिया है, तो किस तरीके दौड़ेगा, नहीं दौड़ पाएगा। तो इंजन की स्पीड को बढ़ाने के लिए या इंजन से मैक्सिमम टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमको आवश्यकता होती है कि किस तरीके से उसको इनपुट पावर हम उसको अच्छे से दी जाए, ठीक है। इनपुट पावर हम किस तरीके से उसको अच्छे से दे सके, वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो वही यहाँ पे देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है टर्बो चार्जर में, कि हम जो हमारा फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर आ रहा था उसके प्रेशर को किस तरीके से इंक्रीज करें, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल हम इंजन के अंदर प्रोवाइड करें। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं कंप्रेसर का। कंप्रेसर क्या करता है, हमारे स्टूडेंट कंप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। कंप्रेसर क्या करता है, हमारा कंप्रेस करने का काम करता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे बात कर सकते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पे वर्क करोगे। देखो कंप्रेसर क्या करता है, केवल हमारे एयर को कंप्रेस करने का काम करता है, और जो हमारा पंप होता है वो किसी भी एक लिक्विड को कंप्रेस करने का काम करता है, मतलब उसके प्रेशर को इंक्रीज कराने का काम करता है। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे टर्बो चार्जर के बारे में, टर्बो चार्जर या फिर कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एक टर्बो चार्जर का उपयोग करेंगे, जिसमें कि कंप्रेसर की जगह हमारा क्या लगा होता है, यहाँ पे स्टूडेंट एक पंप लगा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा डीजल इंजन में, तो डीजल इंजन में पंप की जगह क्या लगा होगा, कंप्रेसर लगा होगा। ये जो मेन डिफरेंस है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है वो केवल एयर को कंप्रेस करता है, ना कि लिक्विड को कंप्रेस करता है। और जो पंप होता है वो हमारा केवल क्या करता है, हमारे फ्लूइड को कंप्रेस करता है, ना कि एयर को कंप्रेस करता है, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं टर्बो चार्जर में, एक हमारे यहाँ पर चार्जर लगा होता है, एक तरीके से टरबाइन लगी होती है। अब यहाँ पे इंजन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, हम उन एग्जॉस्ट गैसेस का उपयोग करके यूजेस करके टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपने टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराते हैं तो हमको एक मैकेनिकल पावर मिलती है। उस मैकेनिकल पावर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उस मैकेनिकल को एक मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो इंजन से एग्जिट वॉल्व होता है, एग्जिट वॉल्व से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, उन एग्जॉस्ट गैसेज को टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक कराया जाता है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द टरबाइन। ये क्या है, हमारा स्टूडेंट टरबाइन है, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस डिस्चार्ज बेसिकली हमको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्टूडेंट इंजन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या है हमारा इंजन है, ठीक है। इंजन कहीं हमारा यहाँ पे कंबशन चैम्बर इसके अंदर है, ये हमारा क्या है, एग्जॉस्ट वॉल्व है, दिस इज द एग्जॉस्ट वॉल्व। ठीक है, एग्जॉस्ट वॉल्व से एग्जॉस्ट गैसेस हमारी आ रही है, यहाँ पे जा रही है टरबाइन में। टरबाइन में जब एग्जॉस्ट गैसेस जाती हैं तो हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं वो रोटेट करती हैं, जिसके कारण हमारा यहाँ पे टरबाइन शाफ्ट हमारी रोटेट करने लग जाते हैं। और टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्ट होता है यहाँ पे हमारा पंप, पंप की शाफ्ट हमारे रोटेट करने लगते हैं, जो क्या करता है यहाँ पे स्टूडेंट हमारे जो हमारा यहाँ पे जो स्टूडेंट इधर की साइड से हमारा जो आ रहा था, क्या क्या हमारा एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर्स आ रहा था, उन दोनों को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यहाँ पे लेने का काम करता है। पंप आप सब लोग जानते हैं, पंप एक हमारा डिवाइस होता है जो एक लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में पानी की टंकी रखी हुई होती है, तो वहां पे आप अपना वाटर पंप चलाते हो, जिसके अकॉर्डिंग जो गली में पाइप पीछे हो रहे थे पानी के, वहां पे पानी को लेकर आता है, ऊपर वाली टंकी में पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा पंप जो होता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे स्टैंड एक तरीके से मिक्सचर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी आता है, इसको कंप्रेसर के नाम से भी जाना जा सकता है, कंप्रेसर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यदि यहाँ पे हमारा लिक्विड आ रहा है तो पंप होगा, यदि हमारे यहाँ पर एयर या गैस आ रही है तो हमारा कंप्रेसर होगा, क्या होगा, हमारा कंप्रेसर होगा। तो जहां तक मुझे ध्यान है वो यहाँ पे गैस आती है, क्योंकि यहाँ पे हम एयर और फ्यूल को इतना बारीक बारीक महीन कणों में तोड़ देते हैं जो एक तरीके से गैस का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे कंप्रेसर को रोटेट कराया जाता है, किसको, कंप्रेसर को रोटेट कराया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्रेसर, ओके।
क्योंकि हमारे जो लिक्विड और फ्यूल होता है वो एक तरीके से हमारे मिक्सचर आता है और मिक्सचर के अकॉर्डिंग वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को कंप्रेस कराने के लिए हम यहाँ पे कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। और ये कंप्रेसर क्या करेगा, हमारा एयर और फ्यूल को और ज्यादा कंप्रेस करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर और फ्यूल इसके अंदर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे कंप्रेसर से अपने किसी भी फ्यूल को कंप्रेस कराते हैं, तो कंप्रेस करने से क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट इसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज है वो तो हमको ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज है वो हमारे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमारा हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण हमारा क्या होता है, फ्यूल जो यहाँ पे हमारा इंजन के अंदर जब इसको प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पे हमारा डिसएडवांटेज देखने को हमको क्या मिल पाता है कि हमारा जो फ्यूल होता है वो हमारा हमारा कंबसन स्ट्रोक कंप्लीट होने से पहले ही हमारा फ्यूल कंबस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी साइकिल बिगड़ जाती है और हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक चार्ज एयर कूलर लगाते हैं। तो चार्ज एयर कूलर क्या करता है, जो आने वाला चार्ज होता है उसको ठंडा करने का काम करता है और एक मेंटेन टेम्परेचर पर क्या करता है, हमारे इंजन के अंदर प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो यहाँ पे इसको देखने को हमको ये मिल पाता है कि हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस हमको निकल पा रही थी वो एक तरीके से वेस्टेज गैसेस होती हैं, और उन्हीं वेस्टेज गैसेस के द्वारा हम क्या करें, यहाँ पे टरबाइन को ऑपरेट करा रहे हैं, जिसके कारण हम इसकी इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, किसके, इंजन की इफिशिएंसी को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द टर्बो चार्जर। वर्किंग को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। ठीक है, तो टर्बो चार्जर बेसिकली बात कर सकते हैं कि इट इन एन इंटरनल कंबशन इंजन ए टर्बो चार्जर इज ए फोर्स इंडक्शन डिवाइस। हमारा क्या होता है, फोर्स इंडक्शन डिवाइस होता है, ना कि हमारा नेचुरल इंडक्शन डिवाइस होता है। नेचुरल डिवाइस नहीं होकर ये हमारा फोर्स इंडक्शन डिवाइस होता है, जो इसको क्या कहते हैं, बाहर की तरफ से उसको एक तरीके से पावर दी जाती है। तो डेट इज पावर्ड बाय द फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। यहाँ पे इसको ये जो पावर्ड होती है हमारी किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी एग्जॉस्ट फ्लो गैसेस के अकॉर्डिंग होती है। And it uses this energy to compress the intake air, facing more air into the engine in order to produce more power for a given displacement. The main component of the turbocharger basically turbine, compressor, center housing and rotating assembly. Okay, वर्किंग मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, इसके एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपको यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करनी है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सुपर चार्जर के बारे में कि सुपर चार्जर हमारा क्या होता है। सुपर चार्जर, ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, सुपर चार्जर के बारे में। सुपर चार्जर भी एक बेसिकली इसका काम यही होता है कि हमारी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारा फ्यूल होता है, मतलब एयर होता है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमारे इंजन के अंदर प्रोवाइड कराने का काम करता है, जैसे कि हमारा टर्बो चार्जर होता है। लेकिन सुपर चार्जर का वर्क तो सुपर चार्जर थोड़ा हमारा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू टर्बो चार्जर के बारे में। सुपर चार्जर में क्या करते हैं, हमारे जो सुपर चार्जर होता है, सुपर चार्जर में जैसे कि इंजन के अंदर हम क्या कराते हैं, कोई भी फ्यूल है या फिर गैस है जिसको अंदर प्रोवाइड कराना होता है, तो वहां पे इसको जो पावर दी जाती है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट की पावर, क्रैंक शाफ्ट की सहायता से यहाँ पे अपने कंप्रेसर को पावर दी जाती है। लेकिन टर्बो चार्जर में क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट गैसेस के द्वारा टरबाइन को ऑपरेट करा रहे थे, टरबाइन को ऑपरेट कराने से हमारा एक कंप्रेसर को ऑपरेट करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे टरबाइन वर्बाइन कुछ नहीं लगी होती, सीधा हमारा कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर को पावर देने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट से उसकी बिग बैट के द्वारा हम अपनी कंप्रेसर की शाफ्ट को और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट की शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी क्रैंक शाफ्ट की जो पावर होती है वो कंप्रेसर की शाफ्ट की पावर पर जाती है, जिसके कारण हमारा कंप्रेसर ऑपरेट करता है। कंप्रेसर ऑपरेट करने से हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल या फिर कह सकते हैं हमारा जो एयर होता है वो हमारा कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है और फिर उसको हमारा इंजन के अंदर इनलेट कराने का काम करता है। ठीक है, तो दिस इज द इंजन। इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस हमारी जा रही थी, वो ऑलरेडी बाहर जा रही है जैसे जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, क्रैंक, मतलब यहाँ पे हमारा इंजन लगा हुआ है, इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है उस क्रैंक शाफ्ट से हमने अपनी जो यहाँ पे स्ट्रैंड अपना कंप्रेसर है, कंप्रेसर के शाफ्ट को एक पुली के द्वारा, पट्टे के द्वारा यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। जैसे जैसे हमारे क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी वैसे हमारा कंप्रेसर की शाफ्ट भी रोटेट करेगी, जिसके कारण एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो हमारे इसके अंदर एंटर करेगी। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा लगा हुआ चार्ज एयर कूलर, ये क्या करेगा, उस कंप्रेस एयर को थोड़ा ठंडा करेगा, लेकिन कंप्रेसर हमारा टेम्परेचर उतना ही होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इंजन के अंदर एंटर कराने का काम करते हैं, इंजन के अंदर उसको एंटर कराने का काम करते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, सुपर चार्जर हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो सुपर चार्जर इज एन इंटरनल मैकेनिकल कंपोनेंट utilized in piston engine to forcefully introduce pressurized air into the intake manifold through an air compressor or blower. This increased pressure significantly argument that the volume of the air entering the cylinder during in the take stop. ठीक है, तो इसकी तरीके से यहाँ पे इसको बात कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमारा वर्क करता है।
तो टर्बोचार्जर क्या होता है, सुपरचार्जर क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द सुपरचार्जर एंड टर्बोचार्जर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा सुपरचार्जर है जिसमें हम इंजन और हमारा जो कंप्रेसर है दोनों की शाफ्ट को हमने कनेक्ट कर रखा है बाय द बेल्ट एंड पुली के द्वारा। ठीक है, बेल्ट और पुली के द्वारा यहाँ पे हम दोनों को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमको केवल इंजन से यहाँ पे उसको पावर देनी पड़ती है, जिसके कारण कंप्रेसर क्या करता है, हमारा वर्क करता है। ठीक है, ओके लेकिन इसमें इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट गैसेस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अपनी टरबाइन को चला रहे हैं। टरबाइन क्या करिए, फिर हमारे कंप्रेसर को चला रही है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ये वर्क हमारा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने बात करा, टर्बोचार्जर इज ए फोर्स इंडक्शन सिस्टम that compress the atmospheric gases and sends it to the engine cylinder। टर्बोचार्जर एक हमारा फोर्स इंडक्शन सिस्टम हमारा होता है, जो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो हमारा एटमॉस्फेयर गैसेस को कंप्रेस करता है और सेंड करता है हमारे इंजन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सुपर चार्जिंग हमारा होता है, सुपर चार्जर होता है। ठीक है, सुपर चार्जर इज ऑल्सो फोर्स इंडक्शन सिस्टम, इट कंप्रेस द एटमॉस्फेरिक एयर एंड सेंड टू इट द इंजन सिलेंडर। इसका भी काम हमारा यही होता है। ठीक है, टर्बोचार्जर में इट यूजेस एग्जॉस्ट गैसेस फॉर इट्स एनर्जी। यहाँ पे क्या करते हैं, टर्बोचार्जर में अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस का उपयोग किया जाता है। लेकिन इन दिस कंडीशन इट इज कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन फॉर इट्स एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो सुपरचार्जर में हमारा कंप्रेसर की जो शाफ्ट होती है वो हमारे इंजन की क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होती है। ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंजन। यहाँ पे हमारा इंजन से इसका बिल्कुल डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर सुपरचार्जर में, तो सुपरचार्जर में हमारा जो सुपरचार्जर होता है या फिर क्या कह सकते हैं कंप्रेसर जो होता है वो डायरेक्टली हमारा क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है या फिर इंजन से कनेक्ट होता है। इट हैज स्मोक अल्टरनेटिंग इक्विपमेंट व्हिच हेल्प इन लोअरिंग द कार्बन एमिशन। ठीक है, ये हमारा स्मोक अल्टरनेटिंग इक्विपमेंट होता है जो क्या करता है, स्मोक को थोड़ा रिडक्शन करने का यहाँ पे काम कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। लेकिन इट डज नॉट हैव वेस्ट गेट, सो द स्मोक एमिट फ्रॉम द सुपरचार्जर। इट स्पिन विद ए स्पीड अप टू द 1,50,000 आरपीएम। 50,000 आरपीएम के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट हमको आरपीएम दे सकता है। लेकिन इट स्पिन विद ए स्पीड अप टू केवल 50,000 आरपीएम इसको यहाँ पर मिल सकती है। इट इज मस्ट क्वाइटर देन द सुपरचार्जर। ठीक है, ये हमारा थोड़ा क्वाइटर होता है, लेकिन इट इज नॉट क्वाइटर हमारा होता है। इट इज लेस रिलायबल होता है, हमारा मतलब कम रिलायबल होता है, हमारा ज्यादा रिलायबल होता है। मेंटेनेंस इज नॉट इजी, इसका मेंटेनेंस करना ज्यादा इजी नहीं होता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस करना क्योंकि इजी होता है क्या, क्योंकि केवल इसमें हमने क्या कर रखा है, कंप्रेसर का यूज करें। लेकिन इसमें हमारा टर्बोचार्जर भी है, कंप्रेसर भी है, एग्जॉस्ट गैस पाइपलाइंस भी हैं। इन सभी को देखकर यहाँ पर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा हमारा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, टर्बोचार्जर डिलीवर देयर बूस्टर बैटर एट ए हाई आरपीएम। टर्बोचार्जर क्या करता है, हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आरपीएम देता है जब हमको ज्यादा मैक्सिमम एग्जॉस्ट गैसेस हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, supercharger can deliver their boost at lower rpm, it is more efficient and it is less efficient। the compressed air in turbocharger has high temperature। जो हमारा कंप्रेस्ड एयर होती है हमारे टर्बोचार्जर के रिगार्डिंग वो हमारी काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर की होती हैं। द कंप्रेस्ड एयर इन सुपरचार्जर हैज लेस टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर थोड़ा हमारा कम होता है। इट रिक्वायर इंटरकूलर फॉर द कंप्रेस्ड एयर to lower its temperature and it may or not require intercooler by in some type is require intercooler। मतलब यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि हमारा जो टर्बोचार्जर होता है, टर्बोचार्जर में जब अपने एयर को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सुपरचार्जर में इतना टेम्परेचर हाई नहीं होता है, इसलिए टर्बोचार्जर में सुपर कूलर को लगाना डेफिनेटली हमारा होता है। लेकिन हमारा अगर बात करूंगा सुपरचार्जर में कंप्रेसर को मतलब इंटरकूलर को लगाना इतना रिक्वायरमेंट हमारा नहीं होता है। ठीक है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इट हैज लैग प्रॉब्लम ड्यू टू द डिसकंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द एनर्जी। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है मतलब एक डिसकंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द एनर्जी के रिगार्डिंग एंड इट हैज नेग्लिजिबल लैग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द एनर्जी बाय क्रैंकशाफ्ट। द कंप्रेसर इज रोटेटेड बाय द टरबाइन। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो टरबाइन जो कंप्रेसर होता है वो रोटेट करता है बाय द टरबाइन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो कंप्रेसर होता है वो रोटेट करता है बाय द इंजन क्रैंकशाफ्ट थ्रू ए बेल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टर्बोचार्जर एंड सुपरचार्जर। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट केवल हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कस किया अपने एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करते हैं जिसमें हमने स्टूडेंट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट का वन शॉट वीडियो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टूडेंट इफिशिएंसी पूछ लेता है, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के बारे में डेरिवेशन पूछ लेता है, साथ ही साथ उसके ऊपर न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछ सकता है।
और साथ ही साथ यहाँ पे सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस कर सकता है। तो आई होप आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा और अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर सेकंड में, जिसमें हम यूनिट नंबर सेकंड का नया वन शॉट वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल जेईई क्लासेस मिनट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।